हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू मनी। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है टाटा केमिकल्स। दोनों आजकल न्यूज़ में बहुत छाए हुए हैं। देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इन दोनों शेयर्स के अलावा किसी तीसरे शेयर के बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। तो ये है टेक्निकल चार्ट एचडीएफसी बैंक का। मैंने इसे वीकली टाइम फ्रेम पर सेट किया हुआ है। लेटेस्ट इवेंट कोरोना हुआ था, तो हम बात करेंगे कोरोना से पहले की और कोरोना के बाद की। कोरोना से पहले ये स्टॉक अराउंड 1300 पर ट्रेड कर रहा था। आफ्टर कोरोना 750 तक का लो बनाया और करंटली ट्रेड कर रहा है 1385 रुपीज़ पर। तो क्या करना चाहिए? जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को फ्रेश इन्वेस्ट करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे डिटेल में। तो आइए चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की, कुछ बहुत ही खास नंबर्स की। क्या है इन नंबर्स का मतलब, जानेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी के पास अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए हाल फिलहाल कितना कैश अवेलेबल है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जितना हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतनी कंपनी कैश रिच मानी जाएगी। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें एचडीएफसी बैंक का तो 1.64 दिखा रहा है। तो क्या ये हाई माना जाएगा? इतना काफ़ी है? जी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है तो इस केस में हमारे लिए नंबर्स थोड़े डिफ़र कर सकते हैं। मैं मिनिमम प्रीफर करता हूँ 5, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए ये नंबर डिफ़र कर सकते हैं, तो 1.64 वुड बी गुड। डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या है? तो कंपनी अपने कर्ज को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही है वो हमें डेट टू इक्विटी से पता चलेगा। क्योंकि ये नंबर कंपनी के कर्ज से जुड़ा है तो ये नंबर जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। प्रिफरेबली लेस देन 1 अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 7.56, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बैंक के बारे में। तो क्योंकि इनका मेन बिजनेस होता है कर्ज लेना और कर्ज देना, तो इस केस में डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। नेक्स्ट है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और उसके बाद है ईपीएस। प्राइस टू अर्निंग्स यानी पी रेशियो की बात हम करेंगे स्टेप 2 में, और ईपीएस की बात करेंगे हम स्टेप 3 में। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को कंपेयर किया गया है कुछ और बैंक्स के साथ। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला कॉलम देखें तो सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कोटक महिंद्रा बैंक का 1.9। तो क्या हमें उस बैंक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जी नहीं। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो बंधन बैंक सबसे कम नज़र आ रहा है 4.83। तो क्या हमें बंधन बैंक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जी नहीं। तो इस सारे कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए, इस सारे कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए हम यूज़ करेंगे पीई रेशियो का। पीई रेशियो क्या है? तो कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर एक्सपेंसिव है या फिर अट्रैक्टिव है। यहाँ पर पीई रेशियो के कॉलम में जिस बैंक का पीई सबसे कम होगा उसे अट्रैक्टिव कहेंगे, और जो सबसे हाई पीई वाली बैंक होगी उसे हम एक्सपेंसिव कहेंगे। तो उस हिसाब से
सबसे कम पी है आईसीआईसीआई बैंक का 22.01, लेकिन क्योंकि हम किसी एक नंबर पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी को भी साथ में मैच करके देखना होगा वो कितना अट्रैक्टिव है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव लग रहा है। पीई भी 25.79 है, डेट टू इक्विटी 7.56 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.64 दिखा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। तो हम इसमें चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम देखेंगे इसके ईपीएस का ग्रोथ। अब ईपीएस क्या है? ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस का ग्रो होना मतलब कंपनी का ग्रोथ होना। ईपीएस में ड्रॉप मतलब कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यहाँ पर ईयरली ईपीएस का डेटा दिया गया है। अगर बात करें 2009 से, तो 2009 में 5.29 से शुरू करके अभी लेटेस्ट ईपीएस 49.70 दिखा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि बैंक ने किस तरह अपना ग्रोथ किया है। लेकिन हम क्योंकि इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम बात करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के बारे में। तो लास्ट 5 ईयर्स देखें तो 2016 में इसका ईपीएस दिखा रहा है 25.32, नेक्स्ट ईयर 29.81, नेक्स्ट 35.66, नेक्स्ट 41 और लेटेस्ट है 49.70। तो 25.32 से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, वो तो हमें दिख रहा है। तो इस बैंक में आने वाली हर गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दिसंबर 2017 से इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग किस तरह से बढ़ रही है वो हम देख सकते हैं। वहीं एफआईआईएस की होल्डिंग की बात करें तो वो 2017 के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है। वहीं डीआईएस की बात करें तो उसमें काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस पर कितना ट्रस्ट है। तो इस स्टॉक को इतना एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस स्टॉक में आने वाली हर गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब इसमें किस लेवल पर एंटर करना है, क्या करना है, वो हम चार्ट पर फिर से एक बार देख लेते हैं। जो लोग इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो गिरावट में एवरेजिंग कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं 1250 से 1150 के बीच का लेवल सजेस्ट करूंगा। 1250 से 1150 के बीच में नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस लेवल से आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स का टेक्निकल चार्ट कुछ इस तरह है। तो कोरोना से पहले ये स्टॉक 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोरोना के डाउनफॉल में ये 200 रुपये तक चला गया था। 200 रुपये पर सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे रिकवर करके ये स्टॉक 350 तक पहुंचा और उसके बाद बड़ा सा ब्रेकआउट देके आज ये 490 पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या है इसमें पॉसिबिलिटीज़, क्या है अपॉर्चुनिटीज़, देखते हैं। स्टेप 1 में हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिला 3.44, हमें चाहिए 5, तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है। इसके कुछ और नंबर्स देखने के बाद हम सोचेंगे क्या करना है। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी 0.51 दिखा रहा है, तो वो हमें लेस देन 1 चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन चलते हैं स्टेप 2 की तरफ और बात करेंगे पीई के बारे में। तो ये है टाटा केमिकल्स का कंपैरिजन कुछ और कंपनीज के साथ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये कंपनी काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। वहीं डेट टू इक्विटी में भी ये ठीक ही लग रही है। तो हम अपना डिसीजन लेने के लिए पी का सहारा लेंगे। तो पी का कॉलम अगर देखें तो सबसे अट्रैक्टिव कंपनी यही लग रही है, 17.75 का पी दिखा रहा है। तो इस लेवल पर यह स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है पी के लिहाज से, और डेट टू इक्विटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा कम ज़रूर है,
लेकिन बाकी सब नंबर्स को देखते हुए इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, देख लेते हैं ईपीएस का ग्रोथ। तो हमें करंट लेवल पर इन्वेस्ट करने के लिए लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस देखना होगा। तो 2016 से अगर बात करें तो 30.24, उसके बाद है 38.98, उसके बाद सीधा 95.49, उसके बाद 45.37 और लेटेस्ट है 274.97। तो ईपीएस तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है पिछले 5 साल में। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो केमिकल सेक्टर में ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन एक बड़े ब्रेकआउट की वजह से हमें इसमें डिप आने का वेट करना होगा। तो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए 400 से 350 के बीच में इन्वेस्ट करने की एडवाइस दूंगा। बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 2017 दिसंबर से सितंबर 2020 तक 30.8 से 35.47, जो कि हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एफआईएस की बात करें तो थोड़ा सा कम हुआ है, और डीआईएस का देखें तो 31.43 से 29.16, ये भी ज़रा सा कम हुआ है। लेकिन बाकी सारे नंबर्स को देखते हुए ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, तो इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।